हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग वर्कआउट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैंथेनॉइड सीरीज और उसके साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो लैंथेनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 5d1 6s2। इसका नेक्स्ट CE electronic configuration valence cell electronic configuration is 4f2 5d0 and 6s2। तो इस प्रकार से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। और आज हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जैसे जानते हो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है, जबकि अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है, लेकिन जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट ये +2 है। उसी प्रकार से लैंथेनॉइड्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है दैट इज एसोसिएटेड विद द f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर f ऑर्बिटल एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वैसे कंडीशन में रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। EU2+, EU2+ ये हमारा EU का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2+ का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, 6s ऑर्बिटल से, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है 4f7। अब 4f7 का मीन्स क्या हो जा रहा है, ये हाफ फिल्ड हो रहा है, हाफ फिल्ड स्टेट। और हाफ फिल्ड स्टेट अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, EU के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसी तरीके से YB2+, तो YB पर जाए ट्रियम पर, और यहाँ पर देख सकते हो ये YB के लिए है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f14 5d0 6s2। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 4f14। 4f14 f में टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फुलफिल्ड हुआ और इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज किया, हाईली स्टेबल। तो हम देख सकते हैं कि +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अगर हम TB4+ के लिए बात करें तो यहाँ पर देखेंगे TB4+ वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f9 5d0 6s2। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकलेगा, D में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, और F में 9 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से भी 2 निकला, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 4f7। अगेन 4f7 का मीन्स क्या हो गया, हाफ फिल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रहा है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होने के कारण ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट
रेस्पेक्टिव लैंथेनॉइड्स के लिए क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अब एक और यहाँ पर एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम शो करते हैं तो ये किस तरीके से चेंजेस को लाता है, इसको हम लोग किसी को भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर देखेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इन जनरल हम यहाँ पर ले रहे हैं ल्यूटेरियम Lu लास्ट। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को पहले मार्क कर दो। 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 5d से 1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है 4f14, यानी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ये शो करता है। और ऑब्वियसली ऐसा होने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिडर होगा। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स का बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ रहना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को पहले 6s से निकालेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो 5d से निकालेंगे अगर है, और सबसे लास्ट में क्या है 4f से इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखेंगे कि क्या वो एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करता है या नहीं। अगर रिलेट करता है तो स्टेबिलिटी उन ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़्यादा होगा, और due to having tendency to show more than one oxidation state due to the involvement of outermost 6s orbital and the inner f orbital, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक को हम लोग सिंपली ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड, किसी भी सीरीज में अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर there will be increase in the magnitude of effective nuclear charge, and as a result of which atomic radius and ionic radius decreases. उसी प्रकार से लैंथेनॉइड सीरीज में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इनके जो ट्राई पॉजिटिव आयन है उनका रेडियाई जो है वो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर रेगुलरली क्या होता है, डिक्रीज करता है। And this decrease in the radii of tripositive cation is known as lanthanoid contraction। और lanthanoid contraction के कारण कुछ consequences होते हैं, और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, f ऑर्बिटल में, और इम्परफेक्ट शिल्डिंग होने के कारण यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, और मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को शो करते हैं। दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब इसमें आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है दैट इज डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स।
जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल के कारण जो मैग्नीट्यूड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, वो उतना ज़्यादा, मैंने क्या कर सकते हो कि उतना ज़्यादा वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। ऑब्वियसली इस कारण से जो रेडियस है वो सभी लैंथेनॉइड्स का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, एंड दे पोजेसेस ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज, एंड दैट्स व्हाई देयर सेपरेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद इस लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, उनका भी एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होता है और वो लोग को एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर सेपरेशन becomes very difficult. For example, zirconium, hafnium, niobium, tantalum, these elements which are belongs to second and third transition series with respect to a particular group coexist together, and their separation becomes very difficult. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड। जब भी कोई भी लैंथेनॉइड्स वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अक्रॉस द पीरियड, जैसे हम लोग जानते हैं लैंथेनम से ल्यूटेरियम, अक्रॉस द पीरियड with the increase in atomic number there is steady decrease in the size of the atomic radii due to increase in the magnitude of effective nuclear charge। तो साइज जो है वो छोटा होना शुरू होता है और पोलराइजेशन इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं उनका जो हाइड्रोक्साइड होगा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, ऑन मूविंग अक्रॉस द लैंथेनॉइड सीरीज the basic strength of their hydroxide get decreases and that of acidic strength get increases. This is due to increase in the magnitude of effective nuclear charge of lanthanoid. Consequently, maximum polarization occurs, which results the formation of covalent hydroxide which are acidic in nature, which means across the period the basic strength of hydroxide of lanthanoid get decreases। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि what do you mean by lanthanoid contraction and what are the consequences of lanthanoid contraction। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर प्रॉपर्टी के बारे में। जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं या लैंथेनॉइड्स आयन है, ट्राइपॉजिटिव कैटायन ऑफ लैंथेनॉइड्स, इनमें कलर शो करने का टेंडेंसी होता है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द f ऑर्बिटल which makes transition of electron from lower f orbital to the upper f orbital, which is known as FF transition, and this FF transition, like DD transition, as we have read in our earlier classes in the D block element, electrons when excites from lower f orbital to the higher f orbital absorb certain amount of energy, and that energy is emitted in the form of visible region of light, which is responsible for the existence of color in the lanthanoid and the tripositive ion of lanthanoid. Whereas it is very important to note
that the lanthanoids or tripositive cation having empty, half-filled or full-filled f orbital electronic arrangement will not causing FF transition. This is due to the extra stability of empty, half-filled and full-filled f orbital electronic arrangement, and that's why they do not impart color, and in general they are colorless or white in nature. इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोग देखेंगे वेदर दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। Most of the lanthanoids and their tripositive ion are generally paramagnetic in nature, and the paramagnetic behavior is only because of the presence of unpaired electron in the f orbital. But it is quite interesting to note that their magnetic moment could not be predicted by using spin only formula, because the magnetic behavior or magnetic moment depends upon two different factors. The first one is spin of the electron and the orbital contribution. In case of d block element, we can calculate the magnetic moment by using spin only formula, that is mu effective equal to under root n plus 2 Bn, where n represents the number of unpaired electron. But in case of f orbital, we have to consider the orbital contribution, which is generally quaint in case of d block element. But due to the larger size of f orbital as compared to that of d orbital, there will be no quenching of orbital contribution, which means the magnetic moment is due to the spin of the electron and the orbital contribution, and it can be calculated by using this formula, and it is mu effective root under 4s s plus 1 plus l plus 1 और रूट के बाहर में bf, जहाँ कैपिटल S रिप्रेजेंट resultant spin of the electron present in the orbital, and capital L represent resultant orbital contribution. इसके बारे में हायर क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ोगे। तो ये है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में फॉर द लैंथेनॉइड। इन जनरल मैग्नेटिक बिहेवियर लैंथेनॉइड्स का क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनॉइड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो एबिलिटी है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कारण बहुत आसान है, लार्जर साइज और लो न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण इन सभी लैंथेनॉइड्स में बहुत कम टेंडेंसी होता है दैट दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, व्हिच मीन्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ लैंथेनॉइड इज वेरी मिनिमम। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे केमिकल बिहेवियर या केमिकल रिएक्शंस के बारे में। लैंथेनम या किसी भी लैंथेनॉइड्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Ln से। तो इसको अगर हम इंटरेक्ट कराते हैं हैलोजन के साथ तो बनता है LnX3। कार्बन के साथ कराएंगे Ln2C। इसके अलावा अगर इसको हम लोग एसिड के साथ कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है।
ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ऑक्साइड बनाता है Ln2O3। अगर हम नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो लैंथेनम नाइट्राइड LnN। अगर सल्फर के साथ करते हैं तो ये लैंथेनम सल्फाइड बनाता है, फॉर्मूला Ln2S3। और अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं Ln स्टैंड फॉर जनरल फॉर्म ऑफ ऑल द लैंथेनॉइड, तो बनता है LnOH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। और इसी के साथ ए ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनॉइड सीरीज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लास्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर ये स्टडी चैनल अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।